डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन और इसका प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से सत्यापन किया जा सकता है, हाउ इज़ इट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ये इसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। जो डाइल्यूशन लॉ था ओस्वाल का, जैसे कि हमने तनुता का नियम पढ़ा, उसके बहुत सारे मॉडिफाइड फॉर्म दिए गए थे और कई सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया और बहुत सारी सांद्रता जो विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तित करके और इसके इफ़ेक्ट को देखा कंडक्टेंस के ऊपर। और उसके अंदर जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस जो बनाए गए थे, जब ओस्वाल का जो तनुता नियम को जो वेरीफाई किया था, उसको जब सत्यापित किया था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो ओस्वाल तनुता का नियम है वो द्रव्यानुपाती का जो नियम है उसको आयन के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसको फॉलो करता है। और दूसरा वहाँ पर ये बताया था कि जो कंडक्टेंस का रेशो है, जो चालकता का रेशो, जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि लेमडा बाय लेमडा ज़ीरो जो है वो मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, वो आयनन की मात्रा है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इस लॉ को ओबे नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि वो आयनाइज स्टेट के अंदर रहते हैं लगभग सभी डाइल्यूशन के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ है वो किसी अन्य फैक्टर के कारण थोड़ी बहुत परिवर्तित हो सकती है। तो इसके पश्चात इन सारे इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट्स थे सॉल्वेशन के थे, इंटरआयनिक अट्रैक्शन के थे, विलायक के प्रभाव और जो अंतरायनिक आकर्षण के जो प्रभाव थे, इन सब को ध्यान में रखते हुए डिबाई और हक्कल ने एक थ्योरी दी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1923 के अंदर, और उसको ऑनसेगर ने 1926 के अंदर आगे मॉडिफाई किया और उसको अब हम बोलते हैं डिबाई हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड डिबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो साइलेंट फीचर्स हम कह सकते हैं, जो मुख्य जो गुण थे इस सिद्धांत के, वो ये थे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से प्रबल जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये प्रत्येक डाइल्यूशन के ऊपर, प्रत्येक तनुता के ऊपर कंप्लीटली आयनाइज हम बोल सकते हैं इनको, कि पूर्णतः ये जो है आयनित अवस्था के अंदर रहते हैं। और जो रमन स्पेक्ट्रा है, एक्सरे एनालिसिस है, जो एक्सरे विश्लेषण है क्रिस्टल का, उसके द्वारा अब ये एस्टेब्लिश किया जा चुका है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस जो होता है वो अनआयनिज फॉर्म में, अनआयनित अवस्था के अंदर भी रहता है। इसलिए हम बेटर वे में इसको इस प्रकार से बोलें कि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होकर जैसे हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज है, लगभग पूर्णतः आयनित अवस्था के अंदर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट जो ये था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लेमडा बाय लेमडा ज़ीरो जो है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या आयनन की मात्रा के बराबर नहीं है। ये सिंपली एक कंडक्टेंस का रेशो है जो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीज इन कंडक्टेंस है डाइल्यूशन के बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे चालकता में वृद्धि होती जाती है, वो वृद्धि जो है वो आयनों की गतिशीलता के कारण होती है। जितना ज़्यादा तनु विलयन होगा उतना ही आयन जो है उनकी मोबिलिटी भी अधिक हो जाएगी, और जब अधिक हो जाएगी तो कंडक्टेंस जो है, चालकता जो है, वो भी उसी अनुपात के अंदर बढ़ती चली जाएगी। प्रत्येक आयन जो विलयन के अंदर होता है वो हम ये जानते हैं कि वो दूसरे आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहेगा। जैसे पॉजिटिव आयन है तो उसको जो सराउंड करेंगे, उसके जो चारों ओर आयन्स होंगे वो विद्युत आकर्षण बल के कारण जो नेगेटिव चार्ज होंगे। और इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसके चारों तरफ सराउंड कर सकते हैं, इसको चारों तरफ से घेर के रख सकते हैं। तो एक हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि जो प्रत्येक पॉजिटिव आयन होता है, प्रत्येक जो धनात्मक आयन होता है, वो उसके आसपास के जो नेगेटिव आयन से, जो ऋणात्मक आयन से, उनके द्वारा घिरा हुआ रहता है पॉजिटिव आयन की तुलना में। तो जो नेगेटिव आयन है इसी प्रकार वो भी धनात्मक आयन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और जो आयन्स होते हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, कि जो भी उसके विलाय के जो अणु हैं वो भी उसके साथ सहसंयोजित हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर जो इंक्रीज़ है वो इंक्रीज़ क्यों है? ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ द आयन्स, जिसको हम इस प्रकार से कुछ फैक्टर्स के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
जो फैक्टर्स दिए गए जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या तुल्यांकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। सबसे पहला फैक्टर है उसके अंदर रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट या शिथिलता प्रभाव, इसके अंदर जो आयनिक एटमॉस्फेयर हम बताते हैं, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर एक पॉजिटिव आयन है और उस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ जो है वो नेगेटिव आयन्स हैं और ये नेगेटिव आयन्स के द्वारा सराउंडेड है। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ है कि सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव आयन है और चारों तरफ उसके आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर नेगेटिव आयन है। और यहाँ पर बिल्कुल जो गोलाकार सममित फॉर्म के अंदर बिल्कुल आयन्स जो है उसको घिरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वहाँ पर लगाते हैं तो क्या होगा, जो आयन्स है वो अपने ऑपोजिटली जो चार्ज जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी तरफ मूवमेंट करेंगे। जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये जो इसकी जो स्फेरिकल सिमेट्री थी अब उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा और वो इस प्रकार से हो जाएगा कि पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो जो नेगेटिव आयन्स जो अभी तक उसको सराउंड किए हुए थे एक गोलाकार सममित अवस्था के अंदर, अब वहाँ पर कुछ विकृति आ जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगा इस सिमेट्री के अंदर और जो सेंट्रल मेटल है वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा और पीछे से जो ये आयनिक एटमॉस्फेयर है वो उसको ड्रैग करेगा, उसको खींचेगा और वो एक बिल्कुल हम ये देखें कि बिल्कुल एक रूप या समरूप वहाँ पर जो है सभी दिशाओं से समरूप नहीं रहेगा, वो डिस्टॉर्शन फॉर्म के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। उस आकर्षण की वजह से जो भी अपोजिंग आयन्स हैं वो जब उसको सेंट्रल मेटल आयन को उसके मध्य में जो आकर्षण बल होगा उसके कारण वो उस स्पीड से नहीं जाने देंगे इलेक्ट्रोड की तरफ जिस स्पीड से वो इंडिपेंडेंटली जा सकता था। क्या तात्पर्य हुआ कि जो पॉजिटिव आयन है, अगर कोई भी विद्युत अपघट्य है वो डिसोसिएट होगा, एक तो पॉजिटिव आयन के अंदर, दूसरा नेगेटिव आयन के अंदर। आइडियली हम सोचें तो कि पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए और जो नेगेटिव आयन से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब अपोजिटली चार्ज अगर आयन्स होते हैं तो उसके अंदर स्थिर विद्युत आकर्षण होगा। स्थिर विद्युत आकर्षण की वजह से पहले हम आइडियली सोच सकते हैं कि गोलाकार सममित क्षेत्र होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर हमने पोटेंशियल डेवलप कर दिया तो क्या होगा, अब जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव आयन। अब ये जब चारों तरफ से अगर सिमेट्रिक रूप से अगर अपने विपरीत आवेश के द्वारा सराउंडेड है तो उस स्थिति के अंदर उसके अंदर विकृति आएगी और विकृति आएगी। लेकिन अब जो सेंट्रल मेटल आयन है हम देख सकते हैं कि वो पीछे से नेगेटिव आयन्स के द्वारा उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण उस गति से इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा सकता जैसा कि वो उनकी अनुपस्थिति के अंदर जा सकता था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो मोबिलिटी जो पहले रहने वाली थी उसकी वजह से इन आयन्स की वजह से अब थोड़ी सी कम हो गई है, रिटार्डेशन हो गया है, इसमें कमी आ गई है या हम ये कह सकते हैं शिथिलन आ गया है। इसीलिए इसको हम शिथिलन प्रभाव या असिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, असममित प्रभाव भी कहते हैं। और जो प्रत्येक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है उसका अगेन वो जो अपोजिटली चार्ज आयनिक एटमॉस्फेयर के बिल्कुल नेबर जो है उसका पड़ोसी उसी टाइप का होगा। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल आयन है, जो केंद्रीय आयन है, वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के अंदर जब मूव करता है तो उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है आयनिक एटमॉस्फेयर का, आयनिक जो वायुमंडल है उसका डिस्टॉर्शन होता है, वो विकृत हो जाता है और इस प्रकार जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका उसकी मोशन का रिटार्डेशन हो जाता है, उसमें शिथिलन आ जाता है। वो जिस गति से मूव करना चाहिए उस गति से नहीं करेगा और उसकी वजह से अब जो आयन की गति है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिखा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट यानी कि विद्युत कण संचलन प्रभाव। विद्युत कण संचलन प्रभाव का तात्पर्य यह है कि जो आयन होता है वो जो भी उसके विलायक हैं, विलायक के अंदर भी जैसे पोलर सॉल्वेंट हो सकता है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर एक तो नेगेटिव पोल होगा, दूसरा पॉजिटिव पोल होगा। तो विलायक
की उपस्थिति के अंदर जब सेंट्रल मेटल आयन होता है तो विलायक संकृत आयनी परिमंडल बना लेगा कि विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेटेड, जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स उस सेंट्रल आयन को घेर के रखेंगे। और उसमें भी हम क्या कहेंगे कि अब जब सॉल्वेशन वाले जब ये सारे मॉलिक्यूल्स आ गए वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है और सेंटर के अंदर सोडियम आयन है, तो सारे वाटर के जो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो पूरा के पूरा उस आयन की तरफ रहेगा। इस प्रकार अब अगर जैसे ही हमने बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा कि आयन मूवमेंट करेगा। जब ये आयन मूव करेगा तो ये जो सॉल्वेटेड वाले जो सॉल्वेशन वाले जो मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस आयन की गति के अंदर प्रतिरोध पैदा करेंगे। और ये प्रभाव जो है कॉलोइडी विलयन में विद्युत बल लगाकर कॉलोइडी कणों के जो स्थानांतरण है उसको हम जैसे रोकने के समान मान सकते हैं। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या विद्युत कण संचलन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलोइडी जो पार्टिकल्स हैं, कॉलोइडी सॉल्यूशंस हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है कि उनके जो कॉलोइडी कण के जैसे स्थानांतरण को वहाँ पर रोकता है, इसी प्रकार यहाँ पर आयन की जो मूवमेंट है उसको रोकता है बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम विलायक के कणों के कारण उसकी स्थानांतरण जो है हो रहा है, जो आयन की गति के अंदर जो प्रतिरोध पैदा हो रहा है, उसके कारण हम इसको वैद्युत कण संचलन प्रभाव भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों ही प्रभाव है, चाहे रिलैक्सेशन इफेक्ट हो या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट हो, शिथिलन प्रभाव हो चाहे वैद्युत कण संचलन प्रभाव हो, दोनों ही आयनों की गति को कम कर देते हैं। किंतु जब तनुता अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाता है, तब ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो नगण्य हो जाते हैं। अब हम तीसरे फैक्टर को देखते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पर मीडियम इफेक्ट। मीडियम इफेक्ट या माध्यम का प्रभाव। आयनों की गति को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है वो हम कह सकते हैं कि माध्यम की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीडियम की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आयन की गति कम होगी। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन की श्यानता के ऊपर आयनों की गति या कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। और विलयन की श्यानता जो है वो उसकी विस्कोसिटी जो है वो उसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये तीनों ही जो कारक हैं वो तीनों ही कारक आयन की गति को धीमा कर देते हैं। लेकिन हम फिर यहाँ पर बताएंगे कि जो अनंत तनुता है, इनफाइनाइट डायल्यूशन है, उसके ऊपर ये तीनों ही जो प्रभाव हैं वो उपेक्षणीय हो जाते हैं, वो प्रभावी नहीं रहते हैं। अब इन कारकों के प्रभाव से और जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता हम ले लें कि हम इन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, साथ में हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी ले लेते हैं। तो इसके संबंध को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ज़ीरो माइनस के रूट सी। यहाँ पर के जो है एक स्थिरांक है और ये विलायक की श्यानता और जो परावैद्युत स्थिरांक है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और विस्कोसिटी के ऊपर निर्भर करता है। और लैम्डा ज़ीरो जैसा कि हम जानते ही हैं कि लैम्डा ज़ीरो माइनस लैम्डा कर दें तो इज इक्वल टू के रूट सी हो जाएगा। इस प्रकार जो लैम्डा ज़ीरो और लैम्डा है ये दोनों ही आयनों की गतिशीलता के समानुपाती होती है। लैम्डा का मान लैम्डा ज़ीरो की तुलना में जितना कम होगा उतना ही कारकों का प्रभाव जो है वो अधिक होगा। और इन्हीं तर्कों के आधार पर, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर डिबाई हक्कल ने एक एक्सप्रेशन जो है उसको डिराइव किया। और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, किसी विशिष्ट सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी जो चालकता है उसके मध्य में संबंध को दर्शाता है। फिर ऑनसेकर ने 1926 के अंदर इसमें थोड़ा संशोधन किया, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर जो उन्होंने परिणाम प्राप्त किए उसके आधार पर डिबाई हक्कल ऑनसेकर समीकरण दिया, इक्वेशन दी और इसको हम ऑनसेकर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ज़ीरो माइनस 82.48 डिवाइडेड बाई डी टी टू द पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10⁻⁵
dt डिवाइडेड dt टू द पावर 3/2 लैम्डा 0 मल्टीप्लाई बाय रूट सी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो d है वो विलायक का जो सॉल्वेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि परावैद्युत स्थिरांक है। नीटा जो है उसकी श्यानता है, यानी कि विस्कोसिटी है। कैपिटल टी जो है यहाँ पर वो परमताप है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सी जो है वो विलयन की सांद्रता है, जिसको हम मोल्स पर लीटर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम एक बहुत जनरल फॉर्म के अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस, अब यहाँ पर हमने दो कांस्टेंट ले लिए, एक तो हमने ए ले लिया, दूसरा हमने बी ले लिया है। सो ए प्लस बी लैम्डा 0 बिल्कुल ऑनसेकर इक्वेशन में जो 82.4 डिवाइडेड बाय डी टी टू द पावर हाफ नीटा था उसको तो हमने ए लिख दिया, और 8.20 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय डी टी टू दी पावर 3/2 था उसको हमने यहाँ पर बी लिख दिया है। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को डिबाई-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन जो है उसको हम एक बहुत जनरल फॉर्म में इस प्रकार से दे सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस ए प्लस बी लैम्डा 0 मल्टीप्लाई बाय रूट सी। डी जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो नीटा जो है वो उसकी श्यानता है। इसलिए जो ए और बी जो स्थिरांक है कांस्टेंट्स जो हैं ये ताप के ऊपर और जो विलायक है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार हम जैसा कि हमने नीचे टेबल में दिया हुआ है कि यहाँ पर हमने जो ये लिए हैं फैक्टर्स, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वाटर के केस में लिया है हमने, मिथाइल अल्कोहल के केस में लिया है, या इथाइल अल्कोहल के केस में लिया है। यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू दी है। जल जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो है उसमें अगर हमने कोई भी एक यूनिवैलेंट अगर विद्युत अपघट्य ले लिया तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पर 60.2 हो जाएगी और बी की जो वैल्यू है 0.229 हो जाएगी। इसी प्रकार जो मिथाइल अल्कोहल है उसमें 156.1 और 0.923, और इथाइल अल्कोहल के केस में ये 85.7 और 1.330 हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वैल्यूज़ हैं ये जो भी मान दिए गए हैं वो अगर हम कोई भी यूनिवैलेंट अगर विद्युत अपघट्य है उनके लिए अगर हम ये ए और बी के मानों को अगर हम जो हमने व्यापक एक इक्वेशन दी है लैम्डा 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर बी के स्थान पर हम ए लेंगे, ए प्लस बी लैम्डा 0 मल्टीप्लाई बाय रूट सी। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो ए का मान जो है 60.2 है और बी का मान यहाँ पर हमने लिया है 0.229। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस 60.20 प्लस 0.229 लैम्डा 0 मल्टीप्लाई बाय रूट सी। तो अब ये अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और अगर सांद्रता के वर्गमूल के मध्य में अगर हम एक ग्राफ खींच लेते हैं तो उसका ढाल किसके बराबर होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लैम्डा जो है उसको तो y एक्सिस पर ले रहे हैं और जो रूट सी है उसको हमने x एक्सिस पर लिया है। तो लैम्डा 0 तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया और जो ढाल है वो किसके बराबर होगा, 60.20 प्लस 0.229 लैम्डा 0 के बराबर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं कि हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवैलेंट हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, एक संयोजी विद्युत अपघट्य जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, HCl हो सकता है। तो उनके लिए जब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और रूट सी के मध्य में जब ग्राफ खींचा तो हमने देखा कि बिल्कुल इसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है और इनका जो स्लोप है वो इसके ए प्लस बी के बराबर है, ए प्लस बी लैम्डा 0 के बराबर है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये डिबाई-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन को फॉलो करता है, इसको बिल्कुल अनुसरण करता है। और अगर उच्च सांद्रता हम ले लेते हैं कि मतलब सांद्रता के मान अगर अत्यधिक हैं तो उन केसेस के अंदर कुछ विचलन देखे गए हैं, कुछ डेविएशंस देखे गए हैं। तो उत्तम रूप से जो सांद्रता है लगभग 2 × 10⁻³ के आसपास मानी गई हैं और उच्च सांद्रता पे थोड़े से डेविएशंस यहाँ पर देखे गए हैं। तो
परिकलन के अंदर जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं कि सन्निकटन, उसके मान ले लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर कर भी बताया गया है।